हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर जो चल रहा था, आज उसका सेकंड पार्ट है इस मैटर अराउंड द स्फीयर। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, आज सेकंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट तक हम लोगों ने मैटर और मैटर की क्लासिफिकेशन की स्टडी कर ली थी। प्योर, अनप्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड लास्ट के लिए छोड़ रखा है। हाँ, और आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो करना है आपका कोलाइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड और सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर। मतलब अगर मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में होते हैं, अगर वो मिक्स हो जाते हैं तो आप उनको कैसे सेपरेट करोगे, ये जो है टॉपिक आज हमें डिस्कस करना। हालांकि सेपरेशन मेथड हो सकता है सारे आज ना हो पाएँ, क्योंकि बहुत सारे सेपरेशन मेथड हैं आपके सिलेबस में। और कल तक जो है हम लोगों ने मिक्सचर कंप्लीट कर लिया था, और मिक्सचर के बाद होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कर लिया था। जिसने नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। और उसके बाद सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद आपके ट्रू सॉल्यूशन हो ही चुका, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। सस्पेंशन हो गया था, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई थी। और तीन हैं, दो हो गए थे, आज एक कोलाइड रह गया है। और कोलाइड के बाद जो है आपके सेपरेशन मेथड, और सेपरेशन मेथड के बाद इस चैप्टर में जो बचेगा वो बचेगा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और एलिमेंट और कंपाउंड। बस इतनी चीज़ें बचेंगी। तो आज हमें जो, जैसे कि देख पा रहे हैं, कोलाइड पढ़ना है। तो कोलाइड तो कल मैंने बता दिया था, हालांकि कोलाइड फिर भी एक बार डिस्कस कर दूँ कोलाइड के बारे में। और उसके बाद जो है फिर कोलाइड के बाद हम लोग सेपरेशन मेथड पे चलेंगे। कोलाइड क्या बताया था मैंने? कोलाइड इज़ ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये चीज़ का प्रीवियस वीडियो में बताई थी मैंने कि जो कोलाइड होते हैं उनके जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो कैसा होता है? इंटरमीडिएट। किस किस के बीच का इंटरमीडिएट? ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन और सस्पेंशन। यानी सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े होंगे और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, और इनसे लार्ज होंगे। अब उनके पार्टिकल के साइज़ बता ही दिए थे मैंने। ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन बोलते हैं जिसे, उसके पार्टिकल का साइज़ मैंने कितना बताया था? 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। बहुत छोटे होते हैं वो, विदाउट माइक्रोस्कोप हम उन्हें सीन भी नहीं कर सकते। हाँ, और सस्पेंशन क्या बताया था? सस्पेंशन वो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल, जिनको हम ईज़िली ले सकते हैं। 100 नैनोमीटर से भी ऊपर होता है इनका साइज़। यानी अब कोलाइड की बात की जाए तो मतलब ये ना तो सॉल्यूशन है और ना तो आपके सस्पेंशन है। मतलब सॉल्यूशन से भले बड़े पार्टिकल और कोलाइड से छोटे पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल के सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। आज इसकी सॉरी पूरी डिस्कशन हमें करनी है। देखते हैं कोलाइड में। अ मिक्सचर ऑफ ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिविटी of smaller size and particle compared that the suspension and the mixture appear to be homogeneous but actually a colloidal solution is heterogeneous। मैंने ये भी बताया था कल कि जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है वो दिखने में तो, इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा कि दिखने में तो होमोजीनियस होते हैं पर एक्चुअल में वो हेटेरोजीनियस होते हैं। कैसे वो बताऊंगा अभी। ये पूरा पैराग्राफ है, देखो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया मिल्क का, चलो इसे ही समझा दे रहा हूँ। मिल्क का हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या पढ़ा हम लोगों ने? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो पढ़ा है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिक्स होने के बाद क्या नहीं होते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं वो। ठीक है। अब मिल्क की बात की जाए, मिल्क में क्या होता है आपका? मिल्क में आपका बटर होता है, हाँ ठीक है, ऑयल होता है, घी जिसे बोलते हैं वो होता है। ठीक है। अब अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस। और मिल्क को हम लोग बोलते क्या हैं? होमोजीनियस। तो यही चीज़ तो कहना चाह रहा है कि कोलाइडल जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो
क्या है, दिखने में होमोजीनियस होता है, एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस। जैसे मिल्क है, मिल्क देखने में होमोजीनियस है क्योंकि उसके अंदर के जो सब सब्सटेंस मिक्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, पर एक्चुअल में वो क्या है, हेट्रोजीनियस, वो कोलाइड है। ठीक है ना, इमल्सन है, आगे जाके क्लासेस में पढ़ोगे आप। ठीक है, और साइज़ भी ये देखो बता दिया उन्होंने कि साइज़ जो कैसा है, जिसके बारे में डिस्कस कर लिया था हमने। नेक्स्ट आज देखते हैं, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, सनलाइट पास थ्रू कैन कॉपी द डेंस फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट मीस्ट कंटेन एनी ड्रॉप ऑफ वाटर विच एक्ट अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स इन एयर। टिंडल इफेक्ट क्या है, ये हालांकि 10th का लास्ट चैप्टर में है, फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। जब कैसे अंधेरा रूम होता है आपका, बिल्कुल डार्क रूम, और उसमें अगर कहीं एक जगह छोटी सी कहीं छेद हो, वहाँ से अगर सनलाइट आ रही हो तो क्या होता है, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो बता रहा है कि ऐसे ही जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल माने जाते हैं। टिंडल इफेक्ट का इन्होंने एक वो लिया। ठीक, तो ये तो कोलाइडल पार्टिकल थे। अभी आज उनके हम एग्ज़ाम्पल समझेंगे। पहले एग्ज़ाम्पल, प्रॉपर्टी समझने से पहले एग्ज़ाम्पल समझ लें हम। हालांकि एनसीईआरटी में ये वाला चार्ट दिया हुआ है, पर उसमें एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। देखो, फर्स्ट वाले कॉलम में है डिस्पर्स फेज, सेकंड वाले कॉलम में है डिस्पर्सन मीडियम, और तीसरे वाले में टाइप है, चौथे में एग्ज़ाम्पल है। पहले समझ लीजिए डिस्पर्सर फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। वैसे सोचने को कुछ भी सोच लो, हम तो इसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट मानते हैं, क्योंकि ऐसे जैसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग पहुंचते जाते हैं, पर नाम एक ही रहते हैं, बस उनके एक्टिविटी मतलब वही है, बस नेम चेंज हो गए। कल हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूट क्या थे? सॉल्यूट वो थे जो डिज़ोल्व किए जाएंगे। सॉल्वेंट कौन थे? जिसमें डिज़ोल्व किए जाएंगे। कल बताया था एक एग्ज़ाम्पल कि जैसे शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, तो चीनी जो है आपकी शुगर वो सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व की जानी है, और शुगर जो है वो घोली जानी है, इसलिए वो सॉल्यूट है। तो ऐसे ही मान लीजिए जो सॉल्यूट है, ठीक है ना, सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट है, इसी को हम लोग बोल दिया है डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है ना, डिस्पर्स फेज कौन है? सॉल्यूट। डिस्पर्सन मीडियम कौन है? सॉल्वेंट। तो ऐसे ही इन दोनों को मिलाने के बाद जो कोलाइड बन जाते हैं, उनके एग्जांपल है जैसे लिक्विड गैस, फॉग है। फॉग जो होता है आपका, उसमें क्या होता है? लिक्विड होता है वो, और गैस भी है। लिक्विड तो वाटर ड्रॉप है, और गैस क्या है, मतलब उसमें सॉलिड पार्टिकल भी होंगे, क्लाउड, मिस्ट, ऐसे कई एग्जांपल है। सॉलिड और गैस, सॉलिड क्या है? जो स्मोक होता है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड है, और गैस जो वेपर जिसकी वजह से वो स्मोक है वो गैस। लिक्विड का शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में गैस जो है वो डिस्पर्सन फेज है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो लिक्विड है। दोनों मिलके और कोलाइड बना लेते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है पूरे इसमें दिए हुए हैं। वो दिया हुआ है लिक्विड का, ठीक है ना। मिल्क है, मिल्क में देखिए डिस्पर्सन फेज, यानी मान लो मिल्क के अंदर घी है आपका, ठीक है ना, तो वो क्या है? लिक्विड। जिसमें घुला है वो क्या है? वो भी लिक्विड है। इसलिए मिल्क को कौन सा सॉल्यूशन बताया है? लिक्विड। मतलब जो चीज़ डिज़ोल्व है वो भी लिक्विड, और जिसमें डिज़ोल्व है वो भी लिक्विड। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें है, ठीक है ना। तो ऐसे कई एग्जांपल मिलेंगे आपको। एक फेस क्रीम है, फेस क्रीम किस में आएगी? फेस क्रीम लिक्विड में आएगी, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने एक एग्जांपल लगाने की कोशिश की है। सॉलिड सॉल, लिक्विड सॉल, ये बताएंगे ये सब है क्या, ठीक है ना, एक एक करके बता रहा हूँ। पहले सॉल क्या है? कोलाइड को ही बोलते हैं वैसे तो। सोल इज़ ए कोलाइड इन सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स एंड लिक्विड मीडियम। मतलब डिस्पर्सन फेज जो होंगे वो सॉलिड पार्टिकल होंगे, और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वो लिक्विड होगा। फॉर एग्जांपल इंक में क्या है? जो
डिज़ोल्व की जाएगी वो सॉलिड, जिसमें डिज़ोल्व की जाएगी वो लिक्विड। ठीक है, ये सारे एग्जांपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट में, ठीक है ना, ये सारे वही है। डिज़ोल्व की जाने वाली चीज़ सॉलिड, जिसमें डिज़ोल्व की जाएगी वो लिक्विड। देख लीजिए कोई सा भी एग्जांपल, पेंट, जिसमें डिज़ोल्व किया होगा पेंट बनाने के लिए वो लिक्विड, जो चीज़ डिज़ोल्व की गई होगी वो सॉलिड। ये सॉलिड सॉल वो होते हैं जिसमें डिस्पर्सन फेज, ठीक है ना, और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही आपके सॉलिड हो, ठीक है ना, सॉलिड सॉल हो गए। एरीसॉल है सॉलिड और गैस का, तो ऐसे कई है, क्लाउड वगैरह। इमल्सन थोड़ा सा अलग है, मैंने बताया था, अभी मैंने हायर क्लासों में पढ़ोगे, पर मैंने इसी में एग्जाम्पल इंक्लूड कर दिया। इमल्सन इज़ ए कोलाइड इन ए विच मिनिट ड्रॉप ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स अनदर लिक्विड विच आर मीजिबल। देखिए इमल्सन बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। इमल्सन है क्या? इमल्सन वो है जिसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में इस तरह डिज़ोल्व है कि इमीज़बल है, दिखाई नहीं दे रहा। जैसे दूध में क्या, दूध में जो आपका घी जो है वो ऐसे ही डिज़ोल्व होता है, दिखता नहीं उसमें। इमल्सन का एग्जांपल है वो, ठीक है ना, इसको शायद दिया भी हो इमल्सन में। यस, मिल्क बटर फेस क्रीम, ये ठीक है ना, फेस क्रीम होता है। फेस क्रीम आप चेहरे पे लगाते हो, चेहरे पे लगाने के बाद जब आप लगा लेते हो तो क्या बन जाती है वो, ऐसा लगता है लगाने के बाद ऑयल लगा लिया हमने। क्यों? उसमें ऑयल मतलब उसमें इंक्लूड था पर दिख नहीं रहा था उसमें, ठीक है ना। तो इमल्सन का एग्जांपल होगा। फॉर्म है, फॉर्म क्या है, फॉर्म में डिस्पर्सन फेज गैस है और मीडियम लिक्विड है फॉर्म। सॉलिड फॉर्म है, जेल है, कई एग्जांपल है। कोई सॉलिड लिक्विड का होगा, कोई सॉलिड का होगा, कोई लिक्विड गैस का होगा। कहने का मतलब बताने के लिए कि जो आपके कोलाइड हैं वो सॉलिड भी बन सकते हैं, सॉलिड लिक्विड से भी बन सकते हैं, लिक्विड गैस से भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि एग्जांपल में भी आ जाता है एग्ज़ाम में। जैसे उन्होंने पूछ दिया हेयर जेल है, हेयर जेल क्या है, डिस्पर्सन फेस क्या है हेयर जेल की, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, हाँ, स्पंज क्या है, शेविंग क्रीम क्या है, ठीक है। तो कई ऐसे एग्जांपल हैं जो बताना पड़ेगा फिर आपको, उसमें कौन सा डिस्पर्सन फेज़ है। बस 1 मिनट ये सोच लीजिए, जैसे मिल्क ही आ गया तो आप ये सोच लीजिए कि मिल्क आ गया है तो मिल्क के अंदर ऑयल है, ऑयल उसके अंदर मिक्स है पर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो इमल्सन का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो बस यही देखना होता है कि कौन सी चीज़ डिस्पर्सन फेज़ है इसमें, मतलब कौन डिस्पर्सन फेज़ और डिस्पर्सन मीडियम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। डिस्पर्सन फेज़ का मतलब जो चीज़ डिज़ोल्व की जानी है, जो घोली जानी है। डिस्पर्सन मीडियम जिसमें घोली जानी है, ठीक है। दोनों को मिलके जो कोलाइड बना वो कोलाइड है, पर इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कोलाइड को ये पता करना है इसमें किस चीज़ को और किस चीज़ में घोल के कोलाइड बनाया गया। जिस चीज़ को घोला वो डिस्पर्सन फेज, जिसमें घोला वो डिस्पर्सन मीडियम, दोनों को घोल के जो कोलाइड बना वो तो नाम है ही उसका कोलाइड, पर वो जिस चीज़ों को घोल के बना हुआ है वो बनाया गया है वो आपका कोलाइड बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जांपल हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग सेपरेशन पे। सेपरेशन एनसीईआरटी में पढ़े उससे पहले ये थोड़ा सा नोट्स इंक्लूड कर दे कि मिक्सचर आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। मिक्सचर क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, वो सॉरी मैटर, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। क्योंकि मैटर तो मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ले मास हो मैटर कहलाई। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हमारे इच्छा से या कोई हमसे गलती से कई मैटर आपस में मिक्स हो गए और हमें उन्हें अलग करना है, ठीक है ना। तब उन्हें अलग कैसे करेंगे, तो उसके अलग करने के लिए जो मेथड है, पहले तो ये समझो कौन कौन से एज अ पॉसिबल है जो मिक्स हो सकते हैं। हालांकि आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ एनसीईआरटी में है कुछ नहीं है, पर मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, सारे नाम बता दे रहा हूँ, और जो एनसीईआरटी में इंक्लूड होगा हम केवल वो पढ़ेंगे। देखिए पहला है आपका मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। ऐसा हो सकता है कि 2 सॉलिड मिक्स हो जाएं। कैसे, एग्जांपल बताते आ रहा हूँ। 2 सॉलिड कैसे मिक्स हो जाएं, जैसे मान लो शुगर और साल्ट मिक्स हो गए, शुगर भी सॉलिड है साल्ट भी सॉलिड है, क्लियर हो रहा है। एक ये वाला हो गया। सॉलिड लिक्विड डिसॉल्व हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड कैसे, बालू और पानी, हाँ, सैंड एंड वाटर। सैंड सॉलिड है और लिक्विड कौन है, वाटर। ये इसका एग्जांपल है।
मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड मिक्स हो सकते हैं आपस में, ऑयल और वाटर। ऑयल भी मिक्स हो गया, वाटर मिक्स हो गया, तो उसको हम लोग ऑयल वाटर मिक्सर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे? देखिए पहले वाला जो है आपका, पहले वाला है मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, तो ये रहा आपका मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, इसके मैंने एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड को सेपरेट करने के लिए इसमें तीन मेथड दिए हुए हैं, ये तीन। कौन कौन सा? बाय सुटेबल सॉल्वेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, और तीसरा है बाय यूजिंग मैग्नेट। और जब एक सॉलिड और एक लिक्विड मिक्स हो जाए तो उनको सेपरेट करने के लिए 8 मेथड दिए हैं। और जब दो लिक्विड मिक्स हो जाएं आपके, ठीक है ना, तो उनको सेपरेट करने के लिए दो प्रोसेस हैं, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरा है सेपरेटिंग फनल, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना कौन कौन सा है वो बता दे रहा हूँ आपको। सुटेबल सॉल्वेंट तो शायद है नहीं, मैं यहाँ समझा दूँगा केवल। सब्लिमेशन है, ये भी नहीं है। फिल्ट्रेशन है, सेंट्रिफिकेशन है, एवापोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन भी है, क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलाइजेशन भी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन भी है, सेपरेटिंग फनल भी। तो जिनको मैंने टिक कर दिया है ये तो आपको अभी पढ़ने मिलेंगे आगे। जिनको क्रॉस कर दिया है इनको बस एक बार हल्का सा आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है ना, क्योंकि अब की बार सीबीएसई कैसा करने जा रहा है कि वो रेफरेंस बुक से भी आपको कुछ 10 to 20% सिलेबस देगा, ठीक है ना। तो इनको भी इंक्लूड करते हुए चलो, कहीं अगर, क्योंकि बार बार ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है कि 10 से 20% सिलेबस रेफरेंस या अदर बुक से आया करेगा, 80% एनसीईआरटी से आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आपको उसमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी तक तो रेफरेंस बुक अलाउड नहीं करते थे, केवल एनसीईआरटी में जो होगा वही आएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को जो क्रॉस है वो बता दे रहा हूँ। पहला है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, ये क्रॉस कितने कितने हैं? एक ये वाला है आपका, ठीक है, इनको मैं बता दे रहा हूँ आपको। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट क्या है? जैसे कि हाँ, जैसे आप मान लो ये सैंड थी, सैंड बालू, और इसमें आपका नमक मिक्स हो गया ये। अब इसको कैसे अलग करोगे? फिल्ट्रेशन से अलग कर नहीं सकते छान के, दोनों छन जाएंगे, और कुछ कर नहीं सकते। तो इसको, इसके लिए जो फर्स्ट वाला मेथड है वो यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। क्या करिए, इसके लिए कोई एक सुटेबल सॉल्वेंट ले लीजिए। सुटेबल सॉल्वेंट कौन? जिसमें वो किसी एक को तो डिज़ोल्व कर ले, इन दोनों में से एक को ना करे। तो जिन दोनों को आप पानी ले लिया एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो वही होता है जो किसी को डिज़ोल्व कर ले अपने में। तो जब पानी ले लिया तो पानी क्या करेगा, पानी में लेके ये दोनों को उसमें आप पुटअप कर दें। ये लिया आपने, और इसमें ये दोनों पार्टिकल डाल दिए। ले रहा हूँ मैं, एक अलग फिगर बना दे रहा हूँ। ये बीकर ले लिया, इस बीकर में ये सैंड के पार्टिकल भी डाल दिए, और ये डाल दिए सैंड साल्ट के, दोनों के डाल दिए, ठीक है। और इन्हें स्ट्रिंग कर दिया किसी चम्मच वगैरह से। क्या देखोगे आप? साल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। सैंड डिज़ोल्व होगी? नहीं होगी। अब जब सैंड डिज़ोल्व नहीं हुई है, साल्ट डिज़ोल्व हो गया है, तो आप इसे फ़िल्टर कर लें, यानी किसी छलनी वगैरह से फ़िल्टर या फ़िल्टर पेपर से छान लें। क्या होगा? सैंड अलग हो जाएगी, और वाटर और आपका शुगर या साल्ट जो भी लिया हो उसका सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। अब ये भी एक कन्फ्यूज़न होगा कि अब क्या हो, हमें तो वो अलग चाहिए, आपका साल्ट अलग से चाहिए। सीधी बात है, वो जो फ़िल्टर किया वो पानी, उसे एवोपरेट करने रख दो, पानी एवोपरेट हो जाएगा और साल्ट फिर से मिल जाएगा। आपको मालूम है ना, ऐसा तो हो जाता है कि, और इसी मेथड से आपका सी वाटर से मिलता है हमें सैंड। तो ये तो सुटेबल सॉल्वेंट मेथड था। सब्लिमेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं कर रहा, अभी आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे आएगा। बाय यूजिंग मैग्नेट, ये क्या है? ये तो बहुत इजी है। जैसे आपका मान लो आपके पास शुगर थी, और शुगर में आपके क्या हुए, ऐसे मान लो आयरन के जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बोलते हैं जिन्हें, वो डिसॉल्व हो गए, मिक्स हो गए उसमें आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स। जब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिक्स हो गए किसके साथ? शुगर के साथ। तो आप क्या करो, उस पार्टिकल में क्या करिए, मैग्नेट लीजिए और घुमा दीजिए। तो जितने आयरन के पार्टिकल वो तो उसमें चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे।
शुगर के पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे नहीं, तो ऐसे इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाएगा। ठीक है। और इसमें तो फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन सभी पढ़ना है अभी हमें। तो इनको अब जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाते हैं हम लोग। आज देखते हैं पहले हम लोगों को किस किस को सेपरेट करना है और कैसे कैसे सेपरेट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बताया गया इसमें। सेपरेटिंग द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर। ये बता रहा है कि ये जो मिक्सचर दे रहे हैं कुछ बुक में, इनको बताओ कैसे सेपरेट करोगे। पढ़ते हैं, देखिए एक एक चीज़ कौन कौन सा सेपरेट करना है इसमें, कौन कौन सा सेपरेट नहीं करना है। ठीक है। सबसे पहले है वी हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंस नॉट केमिकली प्योर। आप पढ़ चुके हो कि ज़्यादातर केमिकल प्योर नहीं होते। एंड डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर एंड सेपरेशन टेक पॉसिबल टू स्टडी। और ज़्यादातर ऐसे होते हैं कंपोनेंट जो अगर मिक्स हो जाए तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इन देयर कंटेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हेट्रोजीनियस को तो फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। हेट्रोजीनियस कौन? जैसे कि वाटर प्लस सैंड, बालू और पानी छान लोगे अलग हो जाएगा, फिजिकल मेथड से हो गया अलग। होमोजीनियस को अलग करना और सेपरेट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो देखो वही बताया है कि हेट्रोजीनियस तो कई है, जैसे हम लोग राइस में से स्टोन अलग कर लेते हैं, चावल में से कंकड़ अलग कर लेते हैं। तो हेट्रोजीनियस को तो सेपरेट करना आसान है क्योंकि वो विजिबल होते हैं। होमोजीनियस को कैसे सेपरेट करना है इसके बारे में शायद ज़्यादा डिस्कशन है बुक में। सबसे पहले एक दिया हुआ है इन्होंने, हाउ कैन यू ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाइज, यानी कलर कंपोनेंट ही बोलते हैं डाइज को, फ्रॉम ब्लू इंक। ब्लू इंक से कलर कंपोनेंट कैसे करोगे। देखो एक्टिविटी है, थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ मैं। कैसे, फिल ए हाफ बीकर, थोड़ा सा ये देखिए फिगर दिख रहा, बीकर, फिल द हाफ बीकर विद वाटर। आप ये जो बीकर लिया ये दिख रहा है, ये बीकर इसलिए बोलते हैं, इसका जो ये वाला एरिया है ये चोंच के जैसा होता है, चोंच को बीक बोलते हैं इसलिए इसको बीकर बोलते हैं। आप लोग 9th में आ गए इसे समझिए। पुट द वॉच ग्लास ऑन माउथ। तो वॉच ग्लास क्या होता है? एक प्याली जैसा होता है वॉच ग्लास आपका, अभी देखोगे आप हायर क्लासों में लैब में जाके। एंड पुट द फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन वॉच ग्लास। और उस वॉच ग्लास में कुछ बूंद हमने इंक की डाल दी। एंड नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। और बीकर को नीचे से हीट करना शुरू कर दिया हमने। ठीक है ना। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्ट, मतलब इंक को डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए जो बीकर है, इस बीकर से निकलने वाला जो वेपर है ये इस इंक को हीट कर रही है, इंक को डायरेक्टली हीट नहीं किया हमने। यू विल बी सी दैट द एवोपोरेशन इज टेक प्लेस। तो क्या देखोगे आप, क्या देखोगे कि जो अभी हमने वाटर ड्रॉप डाली थी वो तो एवोपरेट करने लगेगी। कंटिन्यू हीटिंग द एवोपरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग when you do not see any further change on watch glass. Observe carefully and record your observation. क्या देखोगे, एवोपरेशन मेथड से क्या किया हम लोगों ने, इस मेथड से हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करके और इंक को अलग कर लिया। व्हाट डू यू थिंक हैज़ एवोपरेटेड फ्रॉम वॉच ग्लास? इज़ देयर रिड्यूस ऑन वॉच ग्लास? व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन इन इंक ए सिंगल सब्सटेंस। ठीक है। तो ये तो एवोपरेशन का एक एग्ज़ाम्पल था, और भी है एवोपरेशन के ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता दे रहा हूँ आपको एवोपरेशन का। जो सी वाटर से साल्ट निकालते हैं समुद्र के पानी से, एसएसटी में पढ़ते होंगे आप, वो किस मेथड से निकालते हैं? वो इसी मेथड से निकालते हैं एवोपरेशन। सी वाटर जो होता है उसके क्या करते हैं हम लोग, सी वाटर के को एक बड़े बड़े टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। और टैंक में कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको ऐसे ही 7 से 8 दिन 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। वाटर एवोपरेट हो जाता है और साल्ट बच जाता है। तो ये तो एवोपरेशन मेथड है। हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। क्रीम को कैसे अलग करोगे मिल्क से? देखा होगा आपने, ये तो सबने देखा होगा। मशीन शायद ना देखी हो आपने, घर में या अपने जो विलेज वगैरह में क्या होगा, जो सवेरे सवेरे क्या करते हैं, जो घर में हमारे मम्मी पापा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक इस तरह से जैसे मिल्क ले लिया और मिल्क को ये इस तरह की स्ट्रक्चर, जिसे मथनी बोलते हैं शायद,
इस स्ट्रक्चर से घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो क्रीम होती है वो यहाँ आ जाती है, देखा होगा आपने सर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग सेंट्रीफिकेशन। आइए बताएंगे क्या होता है सेंट्रीफिकेशन। इस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफिकेशन। इसी मेथड से आपका मिल्क से क्या अलग होती है, क्रीम अलग होती है। होता क्या है बता दूं इसमें। अब घर में तो ये है कि आपका कम क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए जो डेयरी वगैरह होती हैं उनमें क्या होता है कि मिल्क बहुत क्वांटिटी में आता है। तो वहाँ कैसे अलग करेंगे हम लोग, वहाँ क्या करते हैं, दूध को एक बड़े से कंटेनर में लेके और उसमें क्या किया जाता है, दूध को बहुत हाई स्पीड में घुमाया जाता है। जब हाई स्पीड, सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं उस मशीन को, तो जब उसको दूध को हाई स्पीड में हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो क्रीम होती है वो साइड पे आके कलेक्ट हो जाती है, उस क्रीम को अलग कर लिया जाता है। सेम वे वही घर वाला ही प्रिंसिपल उस पर भी वर्क कर रहा है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफिकेशन बोलते हैं। और इसका एक और यूज़ है, जब आप लेबोरेटरी में अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो आपके ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करने के लिए भी इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। उसमें आपको ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेके और जो है ब्लड को हाई स्पीड में रोटेट करा देते हैं, तो ब्लड से जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाती है। तो सेंट्रीफिकेशन की एक यही एग्जांपल नहीं है कि मिल्क से क्रीम अलग करना, ब्लड से प्लाज्मा अलग करना भी सेंट्रीफिकेशन मेथड से ही होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है तो। ये देखिए सेंट्रीफ्यूग लिखा हुआ है, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूग मशीन 2 minutes। इफ़ ए सेंट्रीफ्यूग मशीन नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल यू कैन एक्टिविटी होम योर म्यूजिक कॉर्नर यूज्ड इन ए किचन। वही ये बात मैंने जो भी बता रहा था कि अगर आपने सेंट्रीफ्यूग मशीन डेयरी में ना देखी हो तो आपके घरों में भी होती है, जिससे जो हमारे घर में जो मम्मी वगैरह होती हैं वो क्रीम अलग करती हैं दूध से। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रीफिकेशन मेथड। अब क्या बचा आपका, अब है, देखो मैं जो बता रहा था वो चीज़ एप्लीकेशन में भी लिखी। यूज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ब्लड यूरिन टेस्ट में भी इसका यूज़ करते हैं। यूज़ इन डेयरीज, इन जो डेयरी में भी मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूग मशीन लिख दी। यूज़ वॉशिंग मशीन टू सिक्वेंस आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। देखिए वॉशिंग मशीन में जो आपका ड्रायर होते हैं वेट क्लोथ से, उसमें वाटर ड्रेन करने के लिए, वाटर आउट करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ करते देखा होगा। ड्रायर होता है उसमें हाई स्पीड में घुमाते हैं तो वाटर जो है वो, तो सेंट्रीफिकेशन की कई इसका पूरा प्रिंसिपल फिज़िक्स में मिलेगा आपको। हाँ, फिज़िक्स में जब आप फर्स्ट ईयर क्लास में जाओगे सेंट्रीफिकेशन कैसे वर्क करता है ये फिज़िक्स में मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर क्लास में जब पहुंचोगे तब। ठीक है ना, और भी कई एग्जांपल हैं। एक ये भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग, और इसे पहले डिस्कस कर लें। हाउ कैन यू सेपरेट, छोटा सा मेथड है क्योंकि ये, साल्ट एंड कैम्फोर। अब थोड़ा सा पीछे क्लिक करिए अपने दिमाग को। मैंने एक प्रोसेस पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियो में, सब्लीमेशन, शायद कल ही पढ़ाई हो। हाँ, सब्लीमेशन क्या बताया था मैंने, कई सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड फेज़ में नहीं आते हैं। हालांकि ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कोई भी सॉलिड गैसियस फेज़ में जब चेंज होगा, मतलब सॉलिड है और लिक्विड और गैस, तो सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होगा फिर लिक्विड गैस में चेंज होगा, यही तो देखा आपने। तो अब उसमें आप क्या देखते हो, सॉलिड लिक्विड से लिक्विड गैस में तो क्या देखते हो आप, जैसे आइस क्यूब है आपकी। हाँ, आइस क्यूब को गर्म करेंगे पानी बन जाएगा लिक्विड फेज़ में, इसको गर्म करोगे तो गैस बने। कुछ ऐसे भी वो होते हैं आपके सॉलिड जो लिक्विड फेज़ को ज्वाइन नहीं करते, हीट करने पे डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और मैंने उसके कई एग्जांपल बताए थे आपको, जैसे कैम्फोर, कपूर, आपका कपूर को गर्म करने पे वो सीधा गैसियस फेज़ में पहुंच जाता है। हाँ, और आयोडीन, नेप्थलीन बॉल और कई बहुत सारे, अमोनियम क्लोराइड, तो ये बहुत सारे एग्जांपल बताए थे। तो यही आज एग्जांपल है कि बताइए साल्ट और कम्फोर, ये नमक और कपूर को कैसे अलग करोगे। देखिए जैसे ये आपका मान लो एक डिश है, हाँ, ये एक डिश ले लिया ऐसा, और इस डिश में छोटे छोटे से पार्टिकल आपको मिल रहे हैं। एक तो ये मिल रहे हैं, ये मान लो किसके पार्टिकल हैं, मान लेते हैं हम लोग साल्ट के पार्टिकल हैं। ठीक है, और ये ग्रीन वाले मैं मान ले रहा हूँ ये हैं कैम्फोर के, जिसको कपूर बोलते हैं उसके। अब ये दोनों मिक्स हो गए हैं, दोनों वाइट हैं, कैसे अलग करोगे, छान के भी अलग कर नहीं सकते, फिल्ट्रेट करना ही नहीं है,
तो क्या करेंगे हम इन दोनों को हीट कर देंगे, यहाँ बर्नर लगा देंगे और बर्नर लगा के हीट करना शुरू कर देंगे। आपको मैंने क्या बताया था, कैम्फोर क्या होता है, कैम्फोर का होता है सब्लिमेशन, मतलब आप उसे गर्म करोगे तो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर बाद आप जाके देखोगे तो क्या देखोगे, ये कैम्फोर जो है वो होगा ही नहीं, ये ग्रीन ग्रीन जितना भी दिख रहा है ये होंगी नहीं, ये एक भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे सॉलिड से किस में चेंज हो जाएंगे, ये सीधे वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो कौन से बच जाएगा, साल्ट बच जाएगा। तो ये मेथड है आपका। ये देखिए इसमें दिया भी हुआ है, दोनों को लिया चाइना डिश में और गर्म कर दिया, और ये आपका अलग हो गया सॉलिड कैम्फोर, मतलब ऊपर कॉटन लगी थी इसलिए पूरा एवोपरेट हो नहीं पाया, यहाँ जम गया आके, और साल्ट साल्ट इसमें रह गया। तो ये मेथड आपका दोनों को सेपरेट करने का है। और दो इमिजिबल लिक्विड का ये मैंने क्यों छोड़ा, ये मैंने इसलिए छोड़ा है ये मेथड, क्योंकि ये फ़नल वाले मेथड जब पढ़ाएंगे तब इसके साथ इसको डिस्कस करेंगे एक्टिविटी को, ठीक है ना। और नहीं तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज। तो आज तक यहीं, अब रह गया है नेक्स्ट, बहुत सारे सेपरेशन मेथड बचे हैं अभी। फिल्ट्रेशन बचा है, डिस्टिलाइजेशन बचा है, और सबसे मेन तो क्रोमेटोग्राफी बचा हुआ है अभी। तो 2 से 3 वीडियोस में इसे जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं इस चैप्टर को भी, ठीक है। तो सारी चीज़ नोट डाउन करते रहिए आप लोग, एक एक चीज़ नोट डाउन करते रहिए, और जो नहीं समझ में आए उसे तुरंत डिस्कस करिए, ठीक है। तो ठीक है, नोट डाउन करते रहिए सारी चीज़ें।